हेलो बच्चों, आज हमने शुरू किया नेक्स्ट चैप्टर 2 लाइफ इंश्योरेंस। इसमें हम सारी की सारी डिटेल्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब बिफोर वी स्टार्ट मैंने आपको ये बताना है कि मैंने आपको इसकी वीडियो शेयर कर दी हुई है और पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दी है ताकि आपको कोई बाद में प्रॉब्लम ना आए। और वही पीडीएफ आपकी बुक की जो पीडीएफ है वही मैं आपके सामने ओपन करती हूँ ताकि आपको बाद में कोई डाउट्स ना हो। कि अब सबसे पहली बात, इंट्रोडक्शन। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस क्या है बच्चों? ये एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। दो पार्टीज के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसको लाइफ अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और लिमिटेशंस जो भी होंगी इस कॉन्ट्रैक्ट की दैट आर डिफाइंड इन द पॉलिसी। अब बात ये भी है कि जो भी लाइफ इंश्योरेंस है इसका जो फाइनेंशियल कवर है वो कब अवेलेबल होता है किसी भी इंश्योर्ड को, इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, एक्सीडेंट, रिटायरमेंट, फ्यूचर नीड्स। वो जो भी डिटर्मिनेशन, जो भी पॉइंट्स है एट द टाइम ऑफ बाइंग पॉलिसी आप डिसाइड करते हो। क्लियर? अब एक बात तो बहुत सिंपल है कि जो भी ह्यूमन वैल्यू है, किसी भी पर्सन की डेथ होती है किसी की भी फैमिली में, कैन यू मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी? क्या उसकी पैसे में वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, कभी नहीं निकाल सकते। बट द पॉइंट हेयर इज, ऑब्वियसली अगर वो पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो अर्निंग हैंड था और उसके जाने के बाद फैमिली के पास कोई सोर्स नहीं बचता पैसे का, तो और वहां पर वो पर्सन अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी फैमिली के लिए छोड़ जाए, उनको खर्चने के लिए पैसा छोड़ जाए, तो क्या उस फैमिली को एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दैट्स व्हाट लाइफ इंश्योरेंस डज। क्लियर? तो अब बात यह है कि वो कितना पैसा छोड़ करके जाएगा। उतना पैसा छोड़ करके जाएगा जितना वो प्रीमियम पे करेगा, जितने की वो पॉलिसी बाय करेगा, जो भी उसकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड होगा। ठीक है? तो जो सम एश्योर्ड है, ऑब्वियसली देखो बच्चों, मैं फिर से बता रही हूँ कि किसी भी ह्यूमन वैल्यू को, ह्यूमन लाइफ की वैल्यू को आप पैसे में मेजर नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जब भी कोई, जनरल इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, वो जितना भी पैसा, जितना भी लॉस होता है वो कवर कर देती है। लेकिन ह्यूमन लाइफ को तो आप लॉस में मेजर कर ही नहीं सकते, तो वो कितना पैसा देंगी? वो उतना पैसा देंगी जितने की इंश्योर्ड पर्सन जो है वो पॉलिसी बाय करेगा, जितना वो प्रीमियम पे करेगा। क्लियर? ठीक है। अब बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में उसकी कैसे कैसे ग्रोथ हुई। जस्ट अ ब्रीफ ओवरव्यू, क्योंकि इसकी डिटेल आप इंश्योरेंस बिजनेस जब आपने पढ़ा था मोर और लेस आप वहां पर पढ़ चुके हो। सबसे पहले 1884 में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ था, जहां पर जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ पोस्टल डिपार्टमेंटल जो एम्प्लॉइज थे, पोस्टल डिपार्टमेंट के जो भी एम्प्लॉइज थे उनकी लाइफ को ये कवर करता था। ठीक है? अब लेटर ऑन, अब कोई भी चीज है जैसे जैसे बढ़ती जाती है वो अपना स्कोप बढ़ाती है। ठीक है ना? तो इन द सेम मैनर जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने 1884 में स्टार्ट किया था। आफ्टर 4 years 88 तक जब वो पहुंचे तो उन्होंने पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज के साथ साथ टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को भी कवर करना शुरू कर दिया। टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के बाद उन्होंने फिर अपना स्कोप बढ़ाया तो किसको कवर किया? सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कवर किया, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कवर किया, लोकल बॉडीज की एम्प्लॉइज को कवर किया, म्युनिसिपैलिटीज, आरबीआई, बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पोस्ट ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रेलवेज, डिफेंस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन सबको उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस कवर अप करना शुरू किया। अब सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बोला, 4 years नहीं था ये 1884 है और ये 1988 है। लेटर इन द ईयर 1995 में क्या हुआ? इट वाज एक्सटेंडेड टू जनरल पब्लिक इन रूरल एरियाज। अब काफी टाइम के बाद अब इनका स्कोप बढ़ता गया और उसके बाद इन्होंने रूरल एरियाज में जनरल पब्लिक को भी इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया। तो PLI वाज नेम्ड एज रूरल PLI। जब ये रूरल एरियाज में भी सब एक्सटेंड हो गया तब इसका नाम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की बजाय रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गया था, बिकॉज इट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द जनरल पब्लिक इन द रूरल एरियाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब बात ये आती है तो 1956 में बच्चों क्या हुआ था कि बहुत सारे प्राइवेट, एक गवर्नमेंट ने क्या किया 1956 में, लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज्ड कर दिया। जब नेशनलाइज्ड किया तो एक कॉर्पोरेशन इमर्ज हुई जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और आप इसको आज भी जानते हो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट नोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी
ठीक है ना। LIC की जब भी हम बात करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही आती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही आती है। इफ यू रिमेम्बर वो एक येलो सा लोगो हाथ में उसने वो पकड़ा होता है, कुछ ऐसे हैंड से बने होते हैं ना, तो वही चीज दिमाग में आती है। तो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1956। अब 1956 के बाद LIC ऐसे इमर्ज हुई, उसने सोल लाइफ इंश्योरर की तरह काफी सालों काम किया और उसने अपना जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ाया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर प्राइवेट इंश्योरर्स आए। प्राइवेट इंश्योरर्स 99 तक तो देखो LIC ने अपना एक सोल लाइफ इंश्योरर की तरह 56 से 99 तक काम किया। अब 99 में क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई। अब प्राइवेट इंश्योरर्स आएंगे तो IRDAI, क्योंकि उनकी कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, नहीं तो वो अपनी मर्जी चलाएंगे। ठीक है ना, पब्लिक का इंटरेस्ट तो कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी उनके क्लॉज ऐसे नहीं होने चाहिए दैट इज डेट्रीमेंटल फॉर द जनरल पब्लिक। तो उसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी का होना बहुत जरूरी था। तो एक रेगुलेटरी बॉडी 99 में सेटअप की गई जिसका नाम था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। ठीक है, तो IRDA ने क्या किया, जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर था वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन किया गया उस वक्त। ठीक है, और सिंस देन देयर आर अ लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स दैट हैव बीन एंटरिंग इनटू द मार्केट, जिसमें देखो ICICI है, इसके अलावा मैक्स है, ठीक है, टाटा AIG है। तो ये इसमें टाटा AIG बोल रहे, ठीक है, ये सारी जो है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आ गई थी। उसके बाद लिबरलाइजेशन में भी वही है कि इन्होंने लिबरलाइज किया। लिबरलाइज कैसे किया कि IRDA ने लाइफ इंश्योरेंस जब पब्लिक सेक्टर को ओपन किया, उसके साथ साथ इन्होंने FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउ किया। एंड व्हेन इट वाज अलाउड इट वाज 26, देन 49 हुआ, फिर ये 74 हुआ। तो ये डे बाय डे टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। अब बात आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस की। लाइफ इंश्योरेंस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। एक तो इसमें जनरल करेक्टरिस्टिक्स आप सबसे पहले लिखोगे, जो आपने जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये पेपर में कितने नंबर का आ रहा है। अगर आप सिर्फ इसी पॉइंट पे चलो, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस आया मान लो आपके पास, आपकी बुक में जो मैं अभी आपको ये पॉइंट्स पढ़ाऊंगी जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट, कंपीटेंट, बाय ऑफर, एक्सेप्टेंस और ये सारे हैं, दीज आर 6 पॉइंट्स ओनली। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 15 नंबर में आता है, हाउ वुड यू बी एबल टू गेट गुड मार्क्स? नो। सो इन दैट केस इसमें आप जो जनरल इंश्योरेंस वाले पॉइंट्स थे, ठीक है, वो सारे भी लिखोगे। मैंने आपको जब बुक पढ़ाया था तो वो भी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ इंश्योरेंस में, जनरल इंश्योरेंस के सिंपली इंश्योरेंस के फीचर्स थे जो, ठीक है ना, वो सारे फीचर्स भी आपको इसमें मेंशन करने हैं। क्लियर। और पहले ये वाले लिखना और उसके बाद ये वाले, उसके बाद जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, ट्रांसफर ऑफ रिस्क, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, प्रीमियम होता है, इंश्योरेंस इज अ सर्विस, लाइफ, ठीक है ना, इंश्योरेंस इज नॉट अ चैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है ना, वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको फीचर्स ऑफ इंश्योरेंस, नेचर ऑफ इंश्योरेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस में बताए थे, उसमें से काफी पॉइंट्स इसमें मिक्स कर लेना। ठीक है, और ये पॉइंट मिल जाएंगे तो ये मिला के आपके पास सफिशिएंट पॉइंट्स हो जाएंगे लिखने के लिए। अब लेट्स कम बैक टू वो पॉइंट्स मैं आपको पहले करा चुकी हूँ। जो ये वाले 6 हैं ये आई विल बी टेलिंग यू। ये वाले जो 6 हैं बच्चों ये भी आपने पढ़े हुए हैं, बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किया था, सारे के सारे वही हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितने भी एसेंशियल फीचर्स होने जरूरी थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वही सारे पॉइंट्स हैं ये। देखो, पहला, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस इन द सेम सेंस होना चाहिए। एक पार्टी ऑफर करनी चाहिए, दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट करना है, और दोनों शुड बी द लॉफुल। अनलॉफुल काम के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा बिटवीन द बोथ द पार्टीज, ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी वन एंड मोर लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज। क्लियर। द सेकेंड इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग। बताया था ना जब बिजनेस लॉ पढ़ाया था, समथिंग फॉर समथिंग, कि एक पार्टी कुछ देगी और दूसरी पार्टी इन रिटर्न कुछ देगी। यानी कि यहाँ पर अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपको सम एश्योर्ड दे रही है, आपको रिस्क कवर कर रही है, तो क्यों फ्री में तो नहीं करेगी। यू नीड टू गिव समथिंग इन रिटर्न। आप क्या दे रहे हो? आप प्रीमियम दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज दे रखा है कि एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग कब होगा? जब उसमें कंसिडरेशन होगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन कैसे है? जो इंश्योर्ड है वो क्या दे रहा है? प्रीमियम दे रहा है। ठीक है, और किस लिए दे रहा है? इन कंसिडरेशन ऑफ द प्रॉमिस इन रिटर्न, कि
प्रॉमिस उसको किसने किया है, इंश्योरर ने किया है कि वो उसको इंडेमनिफाई कर रहे हैं कि उसकी फैमिली को इन केस ऑफ डेथ ऑफ द इंश्योर्ड कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्लियर। द नेक्स्ट इज लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दैट शुड बी लीगली कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। लीगली कम्पिटेंट कब होंगे, व्हेन द पर्सन इज मेजर। मेजर मीन्स 18 years, 18 years प्लस होना चाहिए, बिलो द एज ऑफ 18 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, पर्सन शुड नॉट बी इनसेन, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, द पर्सन शुड बी कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनकम्पिटेंट पर्सन ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, पता है ना आपको। The next here is maturity value. Maturity value क्या होती है बच्चों, कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स की एक मेच्योरिटी वैल्यू होना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो, मैंने आपको बिल्कुल जब लाइफ इंश्योरेंस शुरू कराया, अभी जब ये चैप्टर, मैंने उसी वक्त बताया कि ह्यूमन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर ह्यूमन लाइफ को मेजर नहीं कर सकते तो हम लॉस कैसे मेजर करेंगे, कितना हुआ है, मेजर कर सकते हैं कितना। अगर किसी की फैमिली में किसी की डेथ हुई है तो हम ये मेजर नहीं कर सकते कि उसकी फैमिली को कितने पैसा का लॉस हुआ है, कभी नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसकी मेच्योरिटी वैल्यू पहले ही फिक्स कर दी जाती है, और वो मेच्योरिटी वैल्यू जो है वो कब पे की जाती है, इट इज पेड ईदर ऑन द डेथ और ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, कि विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ मेच्योरिटी मान लो आपने 5 साल 6 साल के लिए पॉलिसी बाय की है, और डेथ विच एवर इज अर्लियर नहीं होती तो 6 साल के बाद मेच्योरिटी पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने लाइफ टाइम बाय की है तो ऑब्वियसली एट द टाइम आप, मतलब अगर किसी ने लाइफ टाइम बाय की है तो इंश्योर्ड की डेथ के बाद उसकी फैमिली को मिल ही जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, दीज आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिकॉज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस कैन नॉट बी असेस्ड इन केस ऑफ लाइफ। बता चुकी हूँ ये पॉइंट मैं बार बार आपको। एंड सेकेंडली, द मेच्योरिटी वैल्यू इज टू बी पेड बाय द इंश्योरर इवन व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। मेच्योरिटी वैल्यू जब जितनी भी है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड खत्म होने के बाद देनी पड़ेगी, चाहे लॉस नहीं भी हुआ, ठीक है ना। सो नेक्स्ट देखो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है किसी भी पर्सन का दूसरे में, कि जब किसी उस पर्टिकुलर चीज जिसका भी इंश्योरेंस हुआ है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो नॉन लाइफ की बात है, चाहे वो लाइफ की बात है, जो भी थिंग इंश्योर्ड है या जो भी पर्सन इंश्योर्ड है, उससे अगर किसी उसके लॉस से, उसके जाने से किसी को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो इट मीन्स द अदर पर्सन हैज फाइनेंशियल इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट पर्सन। जब हमने ये प्रिंसिपल किया था तब मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब बात ये आती है कि इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द पॉलिसी इज टेकन। ये भी मैंने आपको बताया था जब प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट बत कराया था, उस टाइम पे मैंने आपको सबसे पहली चीज बताई थी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जिस वक्त पॉलिसी ली है उस वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। इसके लिए मैंने आपको एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दिया था कि उस टाइम जब उन्होंने पॉलिसी बाय की, वो रिलेशनशिप में है, वो नॉमिनी बन गए, खत्म। बाद में चाहे हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ, उस टाइम पे उनका रिलेशन है या नहीं वो मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर देखो बता रखा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका कब कब होता है। हस्बैंड का जो है इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है वाइफ में, वाइफ का होता है हस्बैंड में, फादर का होता है चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन का होता है फादर में, क्रेडिटर का होता है डेटर में, पार्टनर का होता है रिमेनिंग पार्टनर्स में, एजेंट का होता है प्रिंसिपल में, ठीक है। द नेक्स्ट ईयर इज प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। लास्ट फीचर है यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। भी हम अटमोस्ट गुड फेथ प्रिंसिपल कर चुके हैं, वही यहाँ पर फीचर बन रहा है बच्चों। लाइफ इंश्योरेंस जो है दैट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। गुड फेथ में क्या है कि दोनों पार्टीज को, चाहे वो इंश्योर्ड है चाहे वो इंश्योरर है, दोनों पार्टीज को गुड फेथ में काम करना है। इंश्योर्ड को गुड फेथ में कैसे काम करना है, बिकॉज उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ऑनेस्ट देनी है। ऑनेस्टली इंफॉर्मेशन में क्या होगा, एक्यूरेट और ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन में मीन्स जो भी वो फॉर्म फिल करेगा उस फॉर्म में उसकी मेडिकल हिस्ट्री होगी, पर्सनल डिटेल्स होंगे, उसके लाइफस्टाइल हैबिट्स, फैमिली हिस्ट्री, जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पर उसको एक्यूरेट और ट्रू फिल करनी है। और ऑन द अदर हैंड इंश्योरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इंश्योरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी की सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो है वो इंश्योर्ड को डिस्क्लोज करे, और टाइमली और प्रॉपर क्लेम सेटलमेंट के जो क्लॉज है वो भी उसको डिस्क्लोज करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।